चलिए हम देखते हैं इसको, बार कंपनी के क्वेश्चन को, और एक दफा सॉल्व करने के बाद आपने इसको फिर बार बार सॉल्व करना ताकि प्रैक्टिस हो, आपकी ग्रिप है आपको। पुराना क्वेश्चन है लेकिन आज भी काम का। ए में कह रहा है कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्साइड प्राइस पर शेयर फॉर बार कंपनी फॉलोइंग द राइट इशू। के बाद आपने ना थ्योरेटिकल एक्साइड प्राइस निकालनी है, और इस पर हम पहले भी बातें कर चुके हैं क्लास में। एक्चुअली जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन राइट इशू करती है तो स्टॉक एक्सचेंज की ना एक परसेप्शन है, उनकी एक एंटीसिपेशन है, एवरीबडी विल स्टार्ट सेलिंग देयर राइट शेयर्स। तो जब एक चीज का सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, प्राइस कम हो जाएगी, तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। उसका नाम होता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। और फिर राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, मार्केट से कम प्राइस पे किया जाता है, ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे सकें, एक इंसेंटिव दे सकें। बी पे थोड़ी देर में आते हैं, पहले इसको देखें। बार कंपनी इज अ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी दैट इज कंसर्न बाय इट्स करंट लेवल ऑफ डेट फाइनेंस। अच्छा, इस वक्त परेशान है लोग डेट फाइनेंसिंग से। तो डेट फाइनेंसिंग से सिर्फ ये परेशान नहीं है, वो बता, बड़े बड़े कंट्रीज परेशान, कुछ कंट्रीज तो बेचारों को काम हो गया। इट प्लान्स टू मेक राइट इशू टू यूज फंड्स रेज टू पे ऑफ सम ऑफ द डेट्स। सोच रहे हैं राइट इशू करें, उससे जो पैसा आएगा कुछ लोन उतार दे, कुछ बॉन्ड बायबैक कर ले। द राइट इशू विल बी एट अ 20% डिस्काउंट टू द करंट एक्स डिप शेयर प्राइस 7.5। करंट शेयर प्राइस है 7.5 है, और हम कितना डिस्काउंट देंगे, 20%। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका 20% लूं तो 1.5 आएगा। तो राइट की प्राइस क्या होगी, 6। सवाल कैसे, 7.5 का 20% आपने डायरेक्टली ले लिया बगैर कैलकुलेट किए, ये क्या कहानी है? इसका भी जवाब है। एक्चुअली मैंने 20% लिया ही नहीं, मैंने 7.5 का 10% लिया अपने दिमाग में, तो 0.75 आ गया। उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दिमाग में, 1.5 आ गया। 10% का डबल होगा ना 20%। तो अगर मैं 20% एक चीज का नहीं ले सकता तो क्या हुआ, आई टुक द 10%, ऐड कर दिया उसको। जब तक मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, ब्रेन में मैंने एक काम कर लिया, साथ साथ में हम आपकी मैथ्स की स्किल भी अच्छी कर रहे हैं, बच्चे की मैथ्स की स्किल भी अच्छी हो। बाकी अगर आपने बहुत ही खतरनाक लेवल का मैथ्स सीखना हो तो उसके लिए हमारे पास मिस्ट्री मैथमेटिशियन मौजूद है, जो आजकल बहुत बिजी है माशाल्लाह। कभी मुलाकात करवाएंगे आप, ठीक है? वो आपको बताएगा मैथ्स होता क्या। तो अभी फिलहाल तो हमारे पास इतना ही है, देखेंगे मिस्ट्री मैथमेटिशियन कौन। तो राइट प्राइस आ गई 6, राइट इशू की प्राइस, ओके। इसके बाद देखें टोटल पैसा कितना रेस करना है, 90 मिलियन। बार कंपनी प्लान्स टू रेस 90 मिलियन। राइट इशू की प्राइस कितनी है बेटा, अमाउंट रेस करना है 90 मिलियन, और एक शेयर देंगे कितने का, 6 का। नंबर ऑफ राइट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ राइट इशू आ जाएंगे 15 मिलियन। यस, तो समझ में आ रही बात, 15 मिलियन। अच्छा, इसके बाद अब आगे जो कह रहे हैं ना उसको मैं 1 मिनट के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल एक्साइड प्राइस निकाल के दे रहा हूं। आप देखें आपके पास पार वैल्यू $1 है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, 60 मिलियन। 60 मिलियन को $1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 60 मिलियन। लेकिन अगर पार वैल्यू 0.5 होती तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स 120 होते। तो ये भी एग्जाम में जरा देखना होता है पार वैल्यू है कितनी। एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 60 मिलियन, राइट जो इशू कर रहे हैं ना वो 15 मिलियन कर रहे हैं आप, समझ में आ रही बात।
तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप रेशो निकालें, हालांकि रेशो निकल सकता है। कहानी कुछ ये, राइट इशू होंगे 15 मिलियन, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने, इसका मतलब यार एक राइट मिलेगा अगेंस्ट 4 शेयर। सोचे आप, समझ में आ रही बात? मैथमेटिकली whoever is having 4 shares will get 1 right, रेशो की अगर बात करें तो चाहे तो आप टोटल पे काम करें, चाहे तो आप रेशो निकाल के काम करें, आपकी मर्जी, लेकिन रेशो वगैरह भी आना चाहिए। तो अब हम बड़े आराम से एटलीस्ट थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम आंसर आएगा, टोटल पे काम करें या रेशो पे, हम दोनों पे काम कर लेते हैं। कैसा एग्जाम है, लेकिन खुदा के लिए किसी एक भी काम करिएगा, इतना टाइम नहीं होगा कि तफरीह कर रहे हैं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक एसीसी के स्टूडेंट हैं, आप ऑब्वियसली कोई मिस्ट्री मैथमेटिशियन जो है कि 1 घंटा पहले ही पेपर सॉल्व किया हुआ और 1 घंटे में आप खुद चेक करें, तो कहानी अलग है ना, सिनेरियो डिफरेंट है। 1.5 घंटे का पेपर आप 35 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, तफरीह चल रही है आप। 3 कॉलम्स बनाते हैं अगर आप रिकॉल करें, शेयर्स, वैल्यूज और टोटल वैल्यूज। शेयर्स, वैल्यूज एंड टोटल वैल्यूज। जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको एक राइट मिलेगा। शेयर प्राइस बिफोर राइट कितनी है और राइट की प्राइस मल्टीप्लाई कर दें, कितना, 30। तो हम कह सकते हैं 5 शेयर्स की टोटल वैल्यू 36 है, एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। क्रिटिकल एक्स राइट कितनी आ रही, 7 मिली। तो बेटा राइट इशू के बाद मार्केट में वैल्यू ना 7.5 नहीं होगी, 7.2 हो जाएगी। बात क्लियर होती है? अगर एक बच्चा टोटल पे काम करता तब भी ऑब्वियसली आंसर सेम ही आना था। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अपने एग्जाम में ऐसी हरकतें नहीं करनी। नाराज होगा ना एग्जाम में, बोलेगा यार आप क्या तफरीह कर रहे हो हमारे साथ यार, पहले भी आप आए थे यही कर रहे थे, फिर वही कर रहे हो, कब सुधरोगे? हमें मैं नहीं आया था पहले, ऐसी बात नहीं कर रहे आप, वो पेपर अलग था मेरा। $60 मिलियन शेयर्स में 15 मिलियन राइट, मल्टीप्लाई करें बेटा, $540। तो हम कह सकते हैं 75 मिलियन शेयर्स की टोटल वैल्यू 540 मिलियन है। थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस 7 पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट एंड डिस्कस वेदर यूजिंग कैश रेज बाय राइट इशू टू बाय बैक बॉन्ड्स इज लाइकली टू बी financially acceptable to the shareholder of bar company, commenting in your answer on the belief that price earning ratio will remain constant। वो कह रहा है सर आप कैलकुलेट करें, डिस्कस करें कि जो राइट इशू से हम कैश रेस कर रहे हैं उससे जो बॉन्ड बाय बैक करेंगे वो शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। असल में राइट इशू के बाद प्राइस हो चुकी है 7.2। कैश रेस से जब आप बॉन्ड बायबैक करोगे तो आप ना एक एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालोगे। अगर वो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस 7.2 से ज्यादा हुई तो हम कहेंगे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, और अगर एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस 7.2 से कम हुई तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो जाएगी, शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गेम है क्या,
आने वाली एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस को लॉजिकली हम 7.5 से कंपेयर नहीं करेंगे, 7.2 से करेंगे। उसकी वजह है सर राइट इशू के बाद तो मार्केट में वैल्यू 7.5 है ही नहीं। राइट इशू के बाद तो मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है? 7.2। बात समझ में आ रही? तो लॉजिकली जो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस है अगर वो 7.2 से ज्यादा हुई, शेयर होल्डर कहेंगे सर सब एक्सेप्टेबल है, और अगर वो प्राइस 7.2 से कम हुई कहेंगे कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सवाल आपके आंसर के पढ़ते हैं हम सवाल। बार कंपनी believes that paying some of its debt will not affect the, असल में प्राइस अर्निंग रेशियो कांस्टेंट है। बॉन्ड बायबैक करने से पहले, बॉन्ड बायबैक करने के बाद पी रेशियो क्या है? कांस्टेंट। नॉर्मली चाहे F9 हो या AFM हो, नॉर्मली ये एक प्रैक्टिस है ICCA में कि हम लोग पी रेशियो कांस्टेंट लेके चल रहे होते हैं। पहले भी बात हो चुकी है। पी रेशियो शेयर होल्डर के कॉन्फिडेंस को बताता है, ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं बॉन्ड खरीदने से पहले, बॉन्ड खरीदने के बाद कॉन्फिडेंस मोर और लेस सेम है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करें, एग्जिस्टिंग पी रेशियो निकाल लें। काम आएगा, कैसे काम आएगा देखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पी रेशियो है वही कांस्टेंट हो जाएगा जो भी आएगा। एग्जिस्टिंग पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी नॉट अपॉन ईपीएस है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स, सही। अच्छा ठीक है, बाज बच्चे ऑब्वियसली बच्चे होते हैं और उनको ना फेल होने का बहुत शौक होता है कि सर आई लव टू फेल। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ईपीएस का फॉर्मूला देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स, वो बच्चे बिदक जाते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? हमने तो IAS 33 में फॉर्मूला ही अलग पढ़ा था। बच्चा कहता है वहां तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ था। मैंने कहा बेटा भूल गया, एनसीआई भी माइनस हुआ था। बोला हाँ एनसीआई भी माइनस हुआ था, और फिर डिवाइड करते थे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से। तो मां सदके वो F7 है, ये F9 है। ये कोई रिपोर्टिंग का पेपर थोड़ी है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो बेटा अब एग्जैक्टली ये तो फिर जुल्म हो जाएगा। पहले आप IAS 33 पढ़े, फिर F9 का ये फॉर्मूला। तो भाई F9 में ईपीएस का यही फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, AFM में भी यही फॉर्मूला होता है। तो उन बच्चों के लिए जो कहते हैं यार IAS 33 में तो अलग है, अलग है। अब देखिए ना, बच्चे को पता है लेकिन टीचर को नहीं पता। कैसा बच्चा है यार, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा इसके आगे, बस पता, नो कमेंट्स। बच्चा आगे निकल गया है, बस क्या बोले यार। PAT नंबर ऑफ शेयर्स तो कितने हैं? 60 मिलियन। बताएं बेटा EPS कितना आ रहा है? 0.455। EPS आ गया। प्राइस अर्निंग रेशियो, करंट शेयर प्राइस बिफोर राइट 7.5 है EPS से। बताएं बेटा पी रेशियो कितने टाइम्स आ रहा है? और बेटा यही पी रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही? अब आइएगा, राइट इशू करके ना हमने 90 मिलियन रेस किया। राइट इशू करके कितना अमाउंट रेस किया? यानी कि कंपनी के पास 90 मिलियन है और वो अपने 90 मिलियन को इस्तेमाल करके कुछ बॉन्ड क्या करना चाह रहे हैं? बाय बैक। देखिए The 8% बॉन्ड आर करंटली ट्रेडिंग एट क्या?
सो मार्केट में इस कंपनी का एक बॉन्ड जिसकी पार वैल्यू 100 है, सो ट्रेड हो रहा है 112.5 पर। सही। लॉजिकली मार्केट वैल्यू 100 से या पार वैल्यू से इसलिए ज्यादा है कि ये जो कंपनी है जिसमें जो 8% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बॉन्ड पे, लाजमी मार्केट इंटरेस्ट रेट सिमिलर बॉन्ड्स का 8 से कम होगा। सोचिए, डेफिनेटली मार्केट का इंटरेस्ट रेट 8% से कम होगा, इसीलिए इनके बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से ज्यादा है। यार वापस आते, तो मार्केट वैल्यू चलिए 112.5 and bondholders have agreed they will allow bar company to buy back these bonds at, जब बॉन्ड होल्डर ने कह दिया अगर आप चाहें तो खरीद लें, लेकिन मार्केट वैल्यू पे, पार वैल्यू पे नहीं। टैक्स रेट 30% है। ओके, अब सुनना, कंपनी के पास ना कैश 90 मिलियन है, एक बॉन्ड मार्केट में कितने का है? एक चीज देखिएगा, मैं आपको खाली नंबर्स बताऊं, नंबर्स, नंबर ऑफ 8% बॉन्ड्स जो बाय बैक, नंबर्स की खाली बात। बेटा 90 मिलियन लेके जाएंगे मार्केट में, 112.5 का एक मिलेगा, सिर्फ डिवाइड करके देते हैं, नंबर्स कितने आ रहे हैं? 0.8 मिलियन, चेक करें मिले। ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर्स 0.8 जो आपने बाय बैक किया। पार वैल्यू ऑफ 8% बॉन्ड्स बॉट बैक, 0.8 आपने बाय बैक किया इंटू 100, 80 मिलियन आता है। सवाल, हमने जिन बॉन्ड्स को बाय बैक किया उसकी पार वैल्यू क्यों मालूम की? उसकी वजह याद रखिए बेटा, इंटरेस्ट पार वैल्यू पे दिया जाता है। इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? पार वैल्यू। फिर एक और चीज सुनना ध्यान से, कंपनी का जो अमाउंट लगेगा ना वो 90 मिलियन लगेगा। बाय पेइंग 90 मिलियन कैश, आपकी लायबिलिटी जो खत्म होगी ना वो 80 से खत्म होगी। तो लॉजिकली आपको 10 मिलियन का नुकसान है, उस लॉस से हमारे रिजर्व्स कम हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाय पेइंग 90 लोन कितने से कम होगा? 80। ये इस तरह की बात हो रही है, जिस लोन की पार वैल्यू 100 है उसे पे ऑफ करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 112.5 पर बॉन्ड। आपको $12.5 का लॉस है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में लोन आपके पास आ रहा है वो पार वैल्यू पे आ रहा है। तो 100 वाली लायबिलिटी देने के लिए यू हैव टू स्पेंड हाउ मच? 112.5। तो खुद सोचे ना, अगर 80 मिलियन का लोन है और मैं 90 पे कर रहा हूं तो 10 से मेरे रिजर्व बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे। चलिए, ये चीज काम आएगी, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और चीज, जब आपने 80 मिलियन तक के बॉन्ड्स बायबैक कर लिए तो फिर इस 80 मिलियन के ऊपर आपको कोई कैश इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जब आप कैश इंटरेस्ट नहीं देंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी, ऑब्वियसली आपका टैक्स भी बढ़ेगा। करना क्या होता है देखिएगा, हम एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे जो कि शायद 27.3 है, इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स,
इंटरेस्ट सेविंग इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स। सर 80 मिलियन तक का बॉन्ड आपने बायबैक किया है, इसका 8%, 1 माइनस टी। टैक्स रेट कितने परसेंट था? 1 माइनस टी मीन 0 पॉइंट, आफ्टर टैक्स करेंगे ना उसको। 80 का 8% लें, 0.7 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? 4.48। ऐड कर दो, रिवाइज पीईटी आ जाएगा। $31.7। टैक्स का रेट 30% है, तो आफ्टर टैक्स के लिए वो चीज क्या हो जाएगी? 70%। तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिए जी, इंटरेस्ट सेविंग को आफ्टर टैक्स करके ऐड बैक कर दिया। अब बेटा हम ईपीएस निकाल सकते हैं, रिवाइज। $31.78। आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 60 मिलियन है, 15 मिलियन राइट इशू है। अगर आप देखें तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब 75 हो जाएंगे। ये सुनो, तो बताएंगे रिवाइज ईपीएस क्या आ रहा है। इट वॉज मेंशन इन द क्वेश्चन कि पी रेशो कांस्टेंट है। देखिए अब अगर मैं रिवाइज ईपीएस ले लूं, पी रेशो कांस्टेंट है। अगर पी रेशो कांस्टेंट है, मैं पी रेशो को रिवाइज ईपीएस को मल्टीप्लाई करूं तो एक एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस आ जाएगी। बात समझ में आ रही? मैथमेटिकली भी अगर आप देखें ना, यूं भी लिखा जा सकता है। मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पी नॉट को हम कह रहे हैं अब एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। आफ्टर राइट इशू एंड बॉट बैक सम ऑफ 8% बॉन्ड्स। पी रेशो कितना आया था हमारे पास? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिवाइज ईपीएस से। रिवाइज ईपीएस से 0 पॉइंट बताएंगे कितना? 6.977। के बाद क्या? 1। देख ले भाई, ये ऑलमोस्ट 7 कर ले। द पॉइंट इज, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपकी ना शेयर प्राइस कम हो रही है। आफ्टर राइट इशू मार्केट में वैल्यू चली थी 7.2, लेकिन जिस तरह से अब हम फंड को इस्तेमाल करने वाले हैं, इससे एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस 7.2 से ज्यादा नहीं बल्कि कम हो रही है। बात क्लियर है? तो बेसिकली शेयर होल्डर को क्या हो रहा है? लॉस। लॉस पर शेयर 6.97 में से माइनस कर दें 7.2, बताएंगे कितना लॉस आता है? जी लॉस कितना पॉइंट? ऐसे ही लॉस पर शेयर। तो बड़ा लॉस पर शेयर 0.2, मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ नहीं रही बल्कि तो उससे बताएंगे। शेयर होल्डर्स वेल्थ will decrease by
0.23 पर शेयर। तो वेल्थ बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही। अब सुनिएगा, अगर वेल्थ कम होगी तो शेयर होल्डर्स के लिए ये प्रपोज यूज ऑफ फंड रेज क्या नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो बताएंगे जी, प्रपोज यूज ऑफ fund raise will not be acceptable by the shareholders। तो शेयर होल्डर बेसिकली इस प्रपोज यूज को एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन अब काम की बात मजीद जो लिखी जा सकती है वो बताएंगे। मुझे आप बताएं, हमने एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकाली कैसे? मैथमेटिकली बात कर रहा हूं। हमने पी रेशो को कांस्टेंट लिया, यस, तो लिखा था ना सवाल में, कौन ले लिया कांस्टेंट। रिवाइज ईपीएस से पी रेशो को मल्टीप्लाई किया, एक एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस आ गई। ऐसा ही हुआ है? प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी होता है, ये तो मैथ्स है सर। आप पी रेशो को कांस्टेंट ले लो, रिवाइज ईपीएस निकाले, मल्टीप्लाई करें, शेयर प्राइस आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली तो स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है, वो डिटरमिन करेगा शेयर प्राइस क्या होगा। ये थोड़ी सिंपली पी रेशो को ईपीएस से मल्टीप्लाई करके आप शेयर प्राइस निकाल लेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मुझे और आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज ना सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस की बेसिस पे शेयर प्राइस डिसाइड नहीं होती। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से स्टॉक्स में शेयर प्राइस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कोई अच्छी न्यूज आ जाए, शेयर प्राइस वैसे ही अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ने अगर उल्टी सीधी न्यूज आए, शेयर प्राइस गिर जाती है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो न्यूज पे, र्यूमर्स पे काम करता है। एक अच्छी न्यूज समझे, अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेगा, और एक बुरी न्यूज में स्टॉक ने गिरना है। तो खैर वापस आते हैं, तो हम उसको मजीद बताएंगे कि जी प्रैक्टिकली share price is not determined just by multiplying revised EPS with P ratio. Actually, practically the share price will be determined by the stock exchange. और फिर आप उसे बताएंगे कि at stock exchange share prices they keep changing due to rumors, news. क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज काम ही उसी पे करता है। तो ये थोड़ी सी आप डिस्कशन कर देंगे, कौन सी वाली? स्टॉक एक्सचेंज वाली। अच्छा, ये वापस आया था। See, calculate and discuss effect on the financial risk of bar company using the cash raised by the right issue to buy back bonds as measure of its interest coverage and its book value debt to equity ratio। बड़ा आपने सिर्फ एक काम करना है, राइट इशू से पहले इंटरेस्ट कवर निकालना है और फाइनेंशियल गियरिंग निकालनी है। और फाइनेंशियल गियरिंग का कौन सा फॉर्मूला है? डेट टू इक्विटी। और सेकंड, आप राइट इशू के बाद दोबारा क्या करेंगे? इंटरेस्ट कवर निकालेंगे और डेट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे। आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि इंटरेस्ट कवर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फाइनेंशियल गियरिंग बढ़ रही है कम हो रही है। सी को देखते हैं। बिफोर राइट इशू डिस्कशन में साथ साथ मैं बताता रहूंगा, आप उस अपनी वर्डिंग्स में फिर लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर का आंसर आता है टाइम्स में। इंटरेस्ट कवर आपको ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन कैन रिपीट इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट कवर क्या बताता है? हाउ मेनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन कैन रिपीट इंटरेस्ट पेमेंट। ऑब्वियसली एक कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट जितने ज्यादा टाइम्स रिपीट कर सकती है, वो कंपनी उतनी फाइनेंशियली साउंड समझी जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन जितने ज्यादा टाइम्स बेसिकली इंटरेस्ट की पेमेंट को रिपीट कर सकती है, हम कहेंगे वो कंपनी फाइनेंशियली उतनी अच्छी है। इसको अगर अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करें,
इंटरेस्ट कवर जितना ज्यादा होगा कंपनी फाइनेंशियली उतनी साउंड है। इंटरेस्ट कवर पीवीआरडी देखते हैं। पीवीआरडी 49 और इंटरेस्ट जी आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट। ऐसे ही फाइनेंशियल गियरिंग निकाल लेते हैं। डेट टू इक्विटी क्वेश्चन में मेंशन है फॉर्मूला, वरना हमें पता है गियरिंग निकालने का एक और फॉर्मूला भी, डेट टू इक्विटी। देख नहीं, और साफ लिखा है बुक वैल्यू टू डेट टू इक्विटी। जब बुक वैल्यू पे डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो हम इक्विटी में रिजर्व्स भी लेंगे, लेकिन जब हम मार्केट वैल्यूज पे काम करते हैं तो इक्विटी में रिजर्व नहीं देता। हमारा डेट का अमाउंट 125 है, इक्विटी का टोटल 140, ऐसे है ना। बताएंगे क्या आता है? 89। लॉजिकली डेट 89% है और इक्विटी 100%। ये सुनो, ओके ये एग्जिस्टिंग है। अब जाते हैं आफ्टर राइट इश्यू क्या होता है। आफ्टर राइट इश्यू इंटरेस्ट कवर, बेटा पीबीआईटी तो सेम रहेगा, इंटरेस्ट के अमाउंट में रिडक्शन आ जाएगी क्योंकि हमने 80 मिलियन तक का बॉन्ड बायबैक कर लिया। तो एक चीज समझिएगा, 80 मिलियन का 8% आता है 6.4 आफ्टर बाइंग बैक बॉन्ड ऑफ 80 मिलियन। आपको 6.4 का इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो पहले इंटरेस्ट अगर 10 मिलियन था तो 6.4 से कमी आ जाएगी, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट। रिपीट कर रहा हूं, आपने ना 80 मिलियन तक के बॉन्ड बायबैक कर लिए, तो उस पर पहले आप 8% पे करते थे जो कि 6.4 आता है, अब आप वो पे नहीं करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट जो 10 का था, 6.4 की सेविंग के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताएंगे कितने टाइम से आ रहा है? कितना 13 पॉइंट। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवर इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल गियरिंग, बेटा जो लोन 125 मिलियन है उसमें से 80 हमने बायबैक कर दिया, पे कर दिया, बचा कितना? सही। इक्विटी ऑलरेडी कितनी है? ऑलरेडी इक्विटी का टोटल है 140, देखते रहिएगा। इक्विटी का टोटल ऑलरेडी 140 है। सर राइट इशू करके जो पैसा आ रहा है राइट इशू भी तो इक्विटी में जाएगा। राइट इशू आप चेक कर लें, राइट इशू करके आपने 90 मिलियन रेज किए और 10 मिलियन का में लॉस भी हुआ था। हमारे रिजर्व 10 मिलियन से कम होंगे। हमने 90 मिलियन पे करके 90 मिलियन के आउटफ्लो से 80 मिलियन की लायबिलिटी सेट ऑफ की थी। पेमेंट 90 की थी लेकिन लोन 80 से खत्म हो रहा था। तो यार अगर मैं 80 मिलियन वाली लायबिलिटी 90 में सेटल करूंगा, फायदा थोड़ी हो रहा, उल्टा उस लॉस से मेरी इक्विटी बढ़ेगी नहीं बल्कि
ये वो 10 आ गया। आप बताएंगे गियरिंग कितनी आ रही है जी? तो प्लीज सुन लें, आप सिंपली इसमें कमेंट्स में ये लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ जिसको आप अपनी वर्डिंग्स में लिख लेंगे। आप उसे बताएंगे बिफोर राइट, आप उसमें बता देंगे इंटरेस्ट कवर कितने टाइम्स था, 4.9 टाइम्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई सेक्टर का रेशियो गिवन होता हम उससे कंपेयर कर लेते, नहीं गिवन इट्स ओके। आप उसे बताएंगे जी आफ्टर राइट इशू एंड बाइंग बैक एंड बॉट बैक ऑफ सम ऑफ द बॉन्ड्स, interest cover will improve from 4.9 it will go to 13.6 times। फिर आप कहेंगे in addition to that financial gearing will reduce, और फाइनेंशियल गियरिंग आप उसमें बताएंगे सिग्निफिकेंटली कम होगी। सिग्निफिकेंटली इसलिए कम हो रही है, दो काम हो रहे हैं। राइट इशू से तो वैसे ही इक्विटी बढ़ेगी, प्लस आप उस राइट इशू से पैसा है उससे अपने बॉन्ड बायबैक कर रहे हैं, तो आपकी जो गियरिंग है सब्सटेंशियली कम हो जाएगी। तो 89 से गियरिंग इस पे आ रही है 20.45%। तो आप सिंपली कह सकते हैं यार कि जो राइट इशू से बॉन्ड बायबैक किए हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इंटरेस्ट कवर पे, और उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल गियरिंग के ऊपर। दोनों चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अगर आप देखें तो इंटरेस्ट कवर के आंसर का ज्यादा आना इंप्रूवमेंट है, फाइनेंशियल गियरिंग का आंसर अगर कम आ रहा है तो ये इंप्रूवमेंट है, क्योंकि गियरिंग आपकी कम हो रही है, लोन बिजनेस में कम हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये थोड़ी सी डिस्कशन कर देंगे मजीद। देखो डी को देखें, डिस्कस द डेंजर्स टू अ कंपनी ऑफ अ हाई लेवल गियरिंग। तो वो कंपनी जिसमें गियरिंग पहले से बहुत ज्यादा है, इंक्लूडिंग इन योर आंसर एक्सप्लेनेशन ऑफ। आप बिजनेस रिस्क पे बात करें, और इस पे बेटा हम पहले भी कई दफा बातें कर चुके हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क पे दोबारा बात कर लेते हैं। प्लीज सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछे यार बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएशन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है फ्लक्चुएशन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सुनिएगा बेटा, वो बिजनेसेस जिन पे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होने से बहुत हैवी इंपैक्ट पड़े, रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बिजनेसेस जहां मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होने से बहुत हैवी इंपैक्ट पड़े, वहां बिजनेस ज्यादा होगा। एज कम्पेयर टू द बिजनेसेस जहां मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होने से कोई खास फर्क पड़ ही नहीं रहा, वहां बिजनेस रिस्क कम होगा। मिसाल के तौर पर, अच्छा अल्लाह ना करे अगर दोबारा कभी कोविड जैसी चीजें आए, अल्लाह ना करे, असल में ये जब आती है ना बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज होती है। इससे होता क्या है, जब मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत खतरनाक इस तरह कोविड जैसे उल्टे सीधे इंपैक्ट पड़ते हैं, तो सबसे पहले ना लग्जरीज पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा खुद सोचे ना, मतलब लोग अपनी जान बचाएंगे या लग्जरी का सोचेंगे? पागल थोड़ी है लोग। जब नया नया कोविड आया था, आप चेक कर लीजिएगा सर, मतलब अजीब चल रहा था। मतलब बड़े बड़े जितने होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो इकोनॉमीज जो जिंदा ही टूरिज्म पे थी, सब शट डाउन, खत्म। कोई बुला ही नहीं रहा था किसी को, क्या कोई जा भी नहीं था डर के मारे। इनिशियली तो हर बंदे को अपना ही कंट्री और अपने कंट्री में वही एरिया जहां वो रह रहा था वही सेफ लग रहा था भाई। उस वक्त थोड़ी कोई लग्जरी का सोचेगा यार मैं जरा मालदीव्स का ट्रिप मार के आ जाऊं। अबे पागल हो गया, मालदीव्स का ट्रिप बाहर नहीं निकली हो बेटा, अगली गली में नहीं जाना आपने, हालात ऐसे चल रहे थे। तो ऐसे बिजनेसेस जहां मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होने से बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, बहुत फौरन बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े, वहां बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर अल्लाह न करे उस तरह के हालात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराब हो, तो लग्जरीज पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज वाले बिजनेसेस है ना, बेसिक नेसेसिटी, सर उसमें आप कह सकते हैं मोरलेस ना होने के बराबर इफेक्ट पड़ेगा। तो हालात जैसे भी हों, अल्लाह ना करे एक बंदा बीमार है, उसको मेडिसिन तो लेनी है, जिंदा अगर रहना है तो दैट पर्सन हैज टू टेक मेडिसिन, चॉइस ही कोई नहीं है आपके पास। तो जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो तो फिर लग्जरीज को छोड़ा जाता है। क्यों? चल, ये लग्जरीज वाले मसले आते ही कब है? जब पैसा हो। एग्जाम्पल देता हूं, जब किसी के पास पैसा आ जाता है ना, फिर बातें चेंज हो जाती है। फिर बातें क्या होती है बताता हूं।
कि जी कमिंग हॉलीडेज में कहाँ जाना है, दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, यूके जाना है, हमें जाना कहाँ है। और फैमिली के अंदर फड्डे हो जाते हैं इसमें, कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं, हमारी पसंद की कंट्री में तो आप जाते ही नहीं है, जब देखो दुबई जा रहे होते हैं, व्हाट इज द पॉइंट इन गोइंग टू द दुबई। ये हरकतें चल रही जब पैसा है, और जब पैसे नहीं होते अल्लाह माफ करे अलग ही बातें चल रही होती है कि अब्बा जी ये इस दफा छुट्टियों में क्या हैदराबाद की कहानी होगी। नहीं नहीं बेटा, हैदराबाद नहीं है, दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा बेटा। तो अब्बा फिर क्या, बोला वो बस कराची में एक दो पार्क है उसमें चले जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे। मतलब हैदराबाद बीच में कहां से आ गए, ये किसने आइडिया दे दिया आपको, इतनी लग्जरी के चक्कर में हो आप। बच्चा बोला अब्बा इसमें क्या लग्जरी हो, नहीं इंसान बन, इंसान बन। बिन कासिम पार्क लेके जाएंगे तुझे, वहां घुमाएंगे। बोला मैं खुद ही चलाया, बोला खुद नहीं जाना भाई, बाइक पे बैठी हो मेरे साथ जाइए। बोला दूसरे छोटे भाई का क्या होगा, बोला बेटा वो भी बाइक में हमारे साथ ही जाएगा, दो बाइक्स भी नहीं जाएंगे। यार ये हाल है। फिर तो जब लग्जरी में पैसे नहीं होंगे अल्लाह माफ करे, खुद सोचे ना, जब पैसा नहीं होता तो ये तो ख्वाब में भी ये ख्वाब नहीं आता कि छुट्टियां अमेरिका में मनानी चाहिए, मैं मान ही नहीं सकता। ये उल्टे सीधे ख्वाब भी तब आते हैं जब बाबा कायद हो, फिर ये वाले मसले शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज थोड़ी सर, अदरवाइज तो लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, इंसान के बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, अचानक से जो गड़बड़ होती है फिर मसले होते हैं। तो बेटा जब मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होने से बिजनेस में बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो समझ जाए आपके बिजनेस में बिजनेस बहुत ज्यादा है। जब कोविड नया नया आया था किसी जमाने में, आई थिंक इट वाज अप्रैल का मंथ था, मे बी आई थिंक इन 2020 आई बिलीव, कि पूरे पाकिस्तान में एक सिंगल कार भी सेल नहीं हुई थी। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन उस महीने में हुआ था एक दफा। खुद सोचे ना सर, उस वक्त तो ऐसी मारा मारी थी, सब डरे हुए थे। अल्लाह माफ करे, हेयर ड्रेसर में भी अगर की शॉप में भी अगर किसी को हल्की सी खांसी भी आ जाती थी, सब उसको ऐसे आंखें निकालते थे। बोला भाई क्या हो गया, मतलब अजीब चल रहा था ना मामला। इन हालात में कोई जाके गाड़ियां खरीदेगा, और गवर्नमेंट ने मना भी किया हुआ था, चलानी ही नहीं, दिक्कत से तो लोग चलाते थे। तो सर लोग नहीं जाते ना उस तरफ, लेकिन उस वक्त भी जाहिर सी बात है खाने पीने की चीजें तो चलेंगी ना सर। तो बेटा अच्छा, बिजनेस से होता क्या है सर, जाहिर सी बात है अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो आपको टेंशन क्या होगी, टेंशन आपको ये होगी कि यार ऐसा ना हो हम इतना ज्यादा लोन ना ले बैठे कि कभी अल्लाह ना करे इंटरेस्ट ज्यादा और पीबीआईडी कम हो। अच्छा ये फाइनेंशियल रिस्क है बेटा, फाइनेंशियल रिस्क जो है ना, इसका आसान सा मतलब होता है पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट की पेमेंट। देखो फाइनेंशियल रिस्क आप कब फेस करते हो, व्हेन देयर इज अ लोन इन द बिजनेस। लोन है फाइनेंशियल रिस्क फेस करेंगे, लोन नहीं है तो आप फाइनेंशियल रिस्क फेस नहीं करोगे। लोन है फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क व्हाट इट डज एंड हु फेसेस फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क शेयर होल्डर फेस करता है। और ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क आप बताएंगे एग्जामिनर को, शेयर होल्डर्स रिटर्न दे बिकम वॉलेटाइल। फाइनेंशियल रिस्क की वजह से शेयर होल्डर्स के रिटर्न इसलिए वॉलेटाइल हो जाते हैं कि शेयर होल्डर्स को पता होता है कि यार हमें डिविडेंड मिलने से पहले कंपनी हर हाल में इंटरेस्ट पे करेगी, और ना जाने इंटरेस्ट देने के बाद कितना पैसा बचे कितना ना बचे, फिर इनको टैक्स भी देना है, उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी तो हमें डिविडेंड मिलेगा। तो याद रखना बेटा, अगर आपकी पेमेंट से पहले किसी और को अगर पेमेंट की जाएगी तो हमेशा आपको एक रिस्क रहेगा, एक डर रहेगा, एक खौफ रहेगा कि यार पता नहीं उसकी पेमेंट के बाद मेरे लिए पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो फाइनेंशियल रिस्क करता क्या है, शेयर होल्डर्स के रिटर्न को वॉलेटाइल कर देता है। जिसमें मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूं जो मैं दोबारा बताना चाहूंगा। बच्चे एकदम जाग गए, बोले यार ये स्टोरी आ गई ना, अब समझ में आया। दो चार सो रहे थे, अब उठे, स्टोरी आते ही बोले यार अब जरा देखते। फाइनेंशियल रिस्क समझ में आ जाएगा आपको। ये जो मैं कहता हूँ ना शेयर होल्डर्स का रिटर्न वॉलेटाइल होता है, शेयर होल्डर्स का रिटर्न में फ्लक्चुएशन आ जाती है, ये वॉलेटिलिटी आपको एक स्टोरी से समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर लेट से एक शख्स के दो बेटे हैं,
एक दिन अब्बा जी ने बड़े बेटे को भी बुला लिया और छोटे बेटे को भी बुला लिया। बोला भाई दोनों इधर आओ। बोला अब्बा इधर ही तो है। बोला करीब आ, बदतमीज। करीब आ गया। अब्बा जी ने बड़े बेटे से कहा कि बेटा मैंने आज एक चीज डिसाइड कर ली है। तो बेटे ने अब्बा जी आप तो अब्बा हो, जो दिल करे डिसाइड करे, टेंशन क्या है? बोला टेंशन है, मुझे आपकी कंसेंट चाहिए। बोला अब्बा ताबेदार, आपकी औलाद है, ताबेदारी में तो पीएचडी की हुई है। बोला पढ़ता है नहीं, इसी में पीएचडी की है इसने। बोला अब्बा लेकिन किसी में तो की पीएचडी। बोला बेटा आज टेस्ट है तेरी पीएचडी का, देखते हैं बेटा टॉप करेगा या फेल होगा। बोला अब्बा फेल नहीं होगा, चाहे चीटिंग से पास हूं लेकिन पास हो जाओ। बोला बेटा अभी पता चल जाएगा। अब्बा ने कहा बेटा मैंने ये डिसाइड कर लिया कि हर महीने छोटे को, तुम्हारा जो छोटा भाई है, इसको मैं 3 लाख रुपए पॉकेट मनी दूंगा। बड़े बेटे ने कहा जी हमें क्या दुआएं देनी है खाली। बोला 3 लाख पॉकेट मनी दूंगा छोटे को, और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा बड़े बेटे को कहा बेटा आपको मिलेगा। बड़े बेटे ने कहा अब्बा जी देखें नाराज नहीं होइएगा, लेकिन आपकी अर्निंग्स तो फिक्स है ही नहीं। पिछले महीने आपने 3,03,000 रुपए कमाए, उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे 3,000 रुपए मिलेंगे, छोटे को 3 लाख। अब्बा ने कहा बेटा बात खत्म नहीं हुई अभी, अभी खत्म नहीं। अब्बा ने कहा बेटा सुन, अगर अगर किसी महीने में मेरी अर्निंग 3 लाख से कम हुई तो भी मैं छोटे को 3 लाख रुपए पॉकेट में नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपने रिजर्व्स में से, अपनी सेविंग में से देना पड़े, इससे 3 लाख मिलेंगे। अबे बड़े बेटे ने कहा अब्बा जी तुम फेल कराओगे हमें ताबेदारी में आज। छोटा वाला बड़े भाई को कह रहा है बड़े भाई आप तो दिल बड़ा करें। बोला भाई क्या हो गया दिल बड़ा करें? तो बड़े बेटे ने कहा अब्बा जी देखिए मतलब हम बड़े हैं, मतलब इतने भी बड़े नहीं, 1 मिनट का ही फर्क है खाली। अब 1 मिनट की इतनी बड़ी सजा तो मत दो, ट्विन थे ना दोनों। असल में बड़े बेटे को चक्कर क्यों आ रहे थे? उसके रिटर्न क्या हो रहे थे? फ्लक्चुएट। तो यहां भी ऐसे ही है बेटा, वो डेट होल्डर जो है ना, वो छोटा बेटा है, उसको तो मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी कमाए या शेयर होल्डर बड़ा बेटा से, के तो रिटर्न क्या होंगे फिर? फ्लक्चुएट होंगे। लेकिन ये वाली स्टोरी एग्जाम में नहीं लिखनी, ठीक है, वरना आपको एक प्यारी सी ईमेल आ जाएगी। बोला लिखा सही है आपने, कॉन्सेप्ट भी अच्छा समझाया है, तरीका ठीक नहीं है, एग्जाम में ऐसी बातें नहीं लिखते। बाकी बोला स्टोरी आपकी पसंद आई हमें, ठीक है। तो बेटा ये हमारे YouTube के बच्चों के लिए, जो बच्चे वीडियो YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए एक पब्लिक सर्विस मैसेज अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट ये है कि भाई आपका टीचर सिर्फ F9 नहीं पढ़ाता, आई टीच F6 एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह, F5, F7, SBR, ATX, AFM अल्हम्दुलिल्लाह, और हर पेपर में पोजीशन है। अच्छा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका AFM है और F9, इसमें बेटा पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड पोजीशंस भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो यू विल बी इन सेफ हैंड्स। मैं तो चेयर पर हूँ, मैं तो सेफ हैंड्स में हूँ नहीं। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं आप, सब्सक्राइबर तो बड़े हमारे। सो थैंक यू वेरी मच जी। हाँ ये भी बेल आइकन को भी प्रेस करें, बच्चे बोल रहे हैं ये कहाँ करते हैं बेल आइकन को प्रेस। चलें इसको हम डालते हैं यूट्यूब पे।